नूरी प्राइम टाइम मीडिया देखने वाले तमाम दर्शकों को अनवर नूरी का आदाब। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उसे बहुत छोटी उम्र से मेडल्स हासिल करने का जुनून सवार है। हालांकि उम्र में ये अभी भी बहुत बड़ी नहीं हो गई, लेकिन इसकी कामयाबियों ने इसे बहुत बड़े मकाम पर ज़रूर पहुंचा दिया है। आइए मिलते हैं शान महाराष्ट्र, शान मुमरा, शान मेमन कौम, मल्टी टैलेंटेड महक मेमन से। महक मेमन, आपका हमारे इस स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इतने अपने मसरूफ़ टाइम में हमारे लिए वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को खुद ही बताएं कि आप क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं सर आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और इतना प्यारा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि महक मेमन का जो इंट्रोडक्शन है वो इतना बड़ा है कि शायद हमें इसके बाद 2 पॉडकास्ट और बनाने पड़े जिसमें आप महक मेमन को पूरी तरह समझ सकेंगे। लेकिन मैं महक ये जानना चाहूँगा कि अभी आपके जहन में जो कुछ भी आता हो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, कि आपने अब तक क्या क्या किया है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, शुरुआत ऐसी हुई थी कि कराटे चैंपियन मैं रह चुकी हूँ। उसके अलावा मैं एमएमए फाइटर हूँ और महाराष्ट्र के लिए टोटल अब तक जो मैंने है 3 गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं नेशनल लेवल पे। और इसके अलावा मैं एंकरिंग करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, मीशो, अमेजॉन जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए, एक्टिंग भी करती हूँ। साथ ही साथ मैंने 2020 में ब्यूटी पैजेंट जीता हुआ है जो कि है मिस मुमरा ऑफ द ईयर 2020। सो ये है सारी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी जी बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितना कुछ अभी आपने महक मेमन की ज़ुबान से सुना, ये सब तो ये करती हैं, इनका ये अचीवमेंट है। इनका एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि ये जब भी किसी मुकाबले में जाती है वहाँ से जीत कर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने मेडल्स और इतने ट्रॉफीज इसने जमा की हैं कि शायद वो इसकी वज़न से ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त मैं महक आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है कामयाबियों की, ये देखी जाए और जब ये कहा जाए कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 22 साल है तो लोग यकीन कर लेते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते। उनको तो ऐसा लगता है कि इतनी सारी अचीवमेंट्स इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको यकीन होना चाहिए क्योंकि मैंने जो शुरुआत है ना काफ़ी छोटी उम्र से कर दी थी, तो उनको ये सुन के हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। किस उम्र से मार्शल आर्ट की शुरुआत की? ये मैंने लगभग जो है कराटे स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड में। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि है ना कौसा में फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्यों ना इसे शुरू किया जाए और देखा जाए कैसे होता है। उस वक्त की महक ने सोचा था कि आज की गोल्ड मेडलिस्ट होगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं था। बस टीवी में देखा था, हाँ होकी तोड़ना करना, ये इरादे से मेरे को शौक था, तो मैंने सोचा चलो फ्री क्लासेस है तो क्यों ना इसका फिर फायदा उठाया मतलब जाए। पक्की मेमन हो तुम। मेमनों के बारे में कहा जाता है कि अगर मुफ्त में कोई मौका मिले तो वो छोड़ते नहीं है, बल्कि मुफ्त में कोई चीज़ दी जाए तो बोलते हैं कि एक और फ्री मिलेगी। तो आपने जो अभी कहा, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि मेमनों के ताल्लुक से ये जो कहा जाता है कि बहुत कंजूस होते हैं और तरह तरह के उनके बारे में लतीफ़े मशहूर हैं, जबकि हकीकत ये है कि मेमन कौम शुरू से व्यापारी कौम रही है और बहुत ही सखी कौम रही है। फिलहाल हम अपनी बात पे लौटते हैं। चूँकि महक ने कहा वो फ्री वाली बात, तो मुझे थोड़ा मेमन से जोड़कर ये बात कहनी पड़ी। महक, मैं जानना चाहता हूँ कि आज की ये चहकती महक क्या बचपन में भी ऐसी ही थी? नहीं, मैं बहुत डरी हुई रहती थी और बहुत कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर कमी थी। ना मेरे दोस्त थे स्कूल में कोई, बल्कि ऐसा होता था ना कि स्कूल के जो साथी थे मेरे, उनके मजाक का निशाना अक्सर मैं बन जाया करती थी, ऐसा था। ओह, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी और स्कूल में बुली भी किया जाता था बहुत तुमको? सताते थे। फिर ऐसा क्या जादू हो गया कि एक डरी हुई महक फाइटर बन गई?
डायरेक्टली कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी दोस्त थी एक, उसने मेरी मम्मी को जाके बता दिया था कि देखो आंटी इसके साथ में इसके क्लासमेट ऐसा करते हैं करके। तो मेरी मम्मी वो टाइम पे बहुत मायूस हुए, दुखी हुए कि इतने टाइम से चुपचाप में सारी चीजें जो है सह रही हूँ, परेशान करते तो बोलती नहीं हूँ आके उनको, कभी मैंने जाहिर ही नहीं होने दिया। बस स्कूल जाने से मैं थोड़ा परहेज करती थी, नहीं जाती थी, ऐसी चीजें होती थी। बट उन्होंने फिर मुझे बहुत प्यार से समझाया कि अगर आप खामोश रहोगे ना तो लोग और दबाएंगे। अच्छा। जो चुप रहता है ना उस पर और जुल्म किया जाता है। तो सही। अगर मैं आगे से चाहती हूँ कि मेरे साथ में गलत ना हो, बुरा ना हो, तो मैं अपनी आवाज को उठाऊं और वो चीजों को फेस करूं। तो ये चीज को मैंने फॉलो किया, फिर मैंने आवाज उठाई अल्हम्दुलिल्लाह, और वो चीज को मेरी अम्मी की नसीहत को मैं आज भी फॉलो करती हूँ और वो मुझे आज भी काम आ रही है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे डिफरेंस आया, ड्रास्टिक पूरा ऐसे साथ में नहीं आया। मतलब आपकी कामयाबी में आपकी अम्मी का बहुत बड़ा रोल है। बेशक। कल की कमजोर महक मेमन आज की एक बहादुर महक मेमन बनने में अम्मी, अब्बू, भाई वगैरह और घर के लोगों का कैसे सपोर्ट है? जी, मेरे अम्मी ने काफी ज्यादा, पहले स्टार्ट में तो किसी का भी सपोर्ट नहीं था, अम्मी ने सपोर्ट करना शुरू किया। अब्बा की दुआएं हैं, डैडी की, और मेरा जो बड़ा भाई है वो भी बहुत हौसला देता है मुझे। कहीं ना कहीं वो मुझे जताता नहीं है, मस्ती तो होती है भाई बहनों में, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और मेरे कुछ दोस्त भी है जो मुझे सपोर्ट करते, बहुत कम है लेकिन है। मैं तुम अक्सर जो है वो स्टेज पे जाती हो, मोटिवेशनल स्पीचेस करती हो और ख़ास तौर से लड़कियों को बहुत मोटिवेट करती हो तुम। आज इस प्राइम टाइम मीडिया स्टूडियो के मंच से ख़ास तौर से उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहोगी जो अपने आप को बहुत कमज़ोर या डरी हुई महसूस करती है? उनको तो मैं, जितनी भी गर्ल्स है, कोई भी एज की है, कोई भी उम्र है, सबसे पहले तो आपको हौसला हमेशा बनाए रखना है, अल्लाह पे भरोसा करना है, Good. सब्र करना है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप जबान चलाओ या फिर गलत तरीके से अपने आप को दर्शाओ, ऐसा कुछ भी। ये चीज़ को मैं खुद भी नहीं मानती हूँ, ठीक है। आप में शर्म हया भी बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके ऊपर आती है, आपके ऊपर कोई जुल्म या ज्यादती करता है, तब आपको बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा करो, कोई भी काम है इंशाल्लाह शुरू करो, मेहनत करो, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करेगा। वाह वाह, माशाल्लाह। मैं MMA, केज फाइटिंग, बॉक्सिंग, कराटे, ये बड़े चैलेंजेस वाले काम हैं। तो जब महक उस रिंग में होती है जहां उसके सामने उसका मुकाबला होता है, वहाँ महक मेमन एक बहादुर महक मेमन बनकर किस तरह से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है? महक मेमन के मन में क्या चलता है उस वक्त? सर, आपके ये सवाल से ना मुझे एक शायरी याद आ रही है, अगर आप बोलो तो मैं अर्ज करूँ। जरूर जरूर, मुझे तो शायरी बहुत पसंद है। जरूर। तो सर बात ऐसी है कि साहिल के सुकून से इनकार किसे है लेकिन, साहिल के सुकून से इनकार किसे है लेकिन, साहिल के सुकून से इनकार किसे है लेकिन, तूफानों से लड़ने का मजा और ही कुछ। ओए हाय हाय, तूफानों से लड़ने का मजा और ही कुछ है। वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिया आपने। मैं जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आप नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। रिंग के अंदर का वो सबसे कौन सा मुश्किल लम्हा रहा जब लगा कि आप जीत नहीं सकोगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ कि आपने बाजी को पलट दिया? जी सर, ऐसा एग्जैक्टली तो कोई ऐसा लम्हा नहीं है जो मुझे याद आ रहा है, बट इस पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंसान जो है ना अपनी कामयाबियों से ज़्यादा है ना नाकामी से आगे बढ़ता है। वाह वाह। क्योंकि है ना ऐसा होता है ना कि मैं नहीं हारी हूँ कभी, मैं भी बहुत बार हारी हूँ, लेकिन वो हार के बाद में अगर मैं जीतते ही रहती, जैसे एज एग्जाम्पल मैं दूं कि मैं जीती रही हूँ हर एक मैच, तो शायद मैं कहीं ठहर जाती, कहीं रुक जाती। लेकिन वो हार से मुझे सीखने मिला, हार से फिर मुझे हिम्मत आई कि मुझे अब अपनी हार का बदला कैसे लेना है। और बेशक अल्लाह पे जो तवक्कुल जो मेरा था वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ने मेरी जो है हेल्प की हर बार, और मैं अगर हारी भी तो मैंने अपने ये चीज़ को ऐसा समझा कि मेरे अल्लाह की मर्जी होगी। अपने हार को ही आपने अपनी ताकत बना ली? जी, यही समझिए कि मैंने अपनी हार को अपनी ताकत बनाया। मैंने खुद को इतना इम्प्रूव किया अपने ऊपर और मेहनत की, उसके बाद से जो है वो मेरी जीत की शुरुआत हुई है। मैं ये जो बात तुमने कही ना मुझे बहुत अच्छी लगी
कि इंसान को अक्सर कामयाबी से ज़्यादा उसकी नाकामियां आगे बढ़ने में मदद करती है। यानी तुमने ये कहा कि जितनी भी हवाएं तुम्हारे खिलाफ चली, जितनी भी हार तुम्हें हुई, उस हार ने तुम्हें और आगे बढ़ाया। बेशक। मैं तुम्हें बताऊं कि ईगल को उर्दू में शाहीन या उकाब कहते हैं, और डॉक्टर अल्लामा इकबाल मशहूर शायर, उन्होंने नौजवानों को उकाब या शाहीन कहकर ही मुखातिब किया है। अच्छा। और उनके ऐसे बहुत सारे शेर मिलते हैं जिसमें वो नौजवानों से कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सैयद सादिक हुसैन का एक शेर है जो तुम्हारी बात से बहुत रिलेट करता है। जी। आप कहते हैं कि तन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, तन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह। वजह क्या है कि ईगल के अंदर ये खूबी होती है जी। कि जब हवाएं तेज चलने लगे और उल्टी चलने लगे तो परिंदा हमेशा हवा की सिमत चलता है, लेकिन ईगल हमेशा जब हवा मुखालिफ हो तो ज्यादा तेजी से उड़ता है और ज्यादा ऊपर उड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कुदरत ने ये सिफत रखी है कि उसे लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रही है। और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और किसी पहाड़ी पर जाकर बैठ जाने की बजाय वो उस हवा से लड़ने की और उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, और फिर इतना ऊंचा चला जाता है कि हवा का दबाव अपने आप कम हो जाता है। वाह क्या बात है, माशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब है आप जैसे नौजवानों के लिए कि उनको ईगल और शाहीन बनाए, अकाबी रूह तुम्हारे अंदर बेदार करे। अब हम अपने पॉडकास्ट की तरफ फिर लौटते हैं। मेरे मन में एक सवाल है जो मैं तुमसे जानना चाहता था कि तुम्हारे बारे में मैंने ये सुना है कि तुम पंजा लड़ाने में भी माहिर हो, और इसमें तुमने जो है एक ऐसा मेडल या ऐसा अवार्ड हासिल किया है जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं सका। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो पंजा लड़ाने का शौक कैसे आया और इसमें क्या तुमने ये अचीवमेंट हासिल की है उसके बारे में बताइए। जी मेरे को है ना, हर एक कंपटीशन कभी भी होता है ना तो ऐसा शौक है कि नहीं मैं पार्टिसिपेट करूं, हार जीत इतना मायने नहीं रखती है। तो उड़ान का कंपटीशन था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहां पे पता चला आर्म रेसलिंग हो रही है, तो सुना ही है अब्बा को घर में, ऐसे देखा है ना आर्म रेसलिंग करते। मैं बोली चलो ट्राई करती। मेरा दोस्त भी वहाँ मौजूद था, शमीम, उसने मुझे बोला कि हाँ ट्राई कर, इंशाल्लाह जीत जाएगी। तो पहले मैंने अपनी वेट कैटेगरी में मुकाबला किया और उसमें मैं जीत गई। उसके बाद रेनी स्पोर्ट्स सीजन में मुझे पता चला फिर से हो रहा है आर्म रेसलिंग, तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत ही प्यारी ट्रॉफी दिखी वहाँ पे, इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी। तो मैंने बोली कि ये तो मुझे चाहिए अभी, तो मेरे को लगाव है ये। तो मैंने उस चक्कर में हैवी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने का सोच लिया कि मैं कर लेती हूँ। वहाँ पे किसी को भरोसा नहीं था कि मैं जीत पाऊंगी क्योंकि वेट डिफरेंस बहुत ज्यादा था, बट मैंने बोला कि चलो ट्राई करके देखते। सारे के सारे लोग वो लड़की को चीयर कर रहे थे कि वही जीतेगी क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, बट वो अल्लाह का करम है कि पता नहीं कैसे ही अच्छे मैंने ताकत अपनी दिखाई और वो लड़की वहां पर हार गई। लेकिन काफी उसने टफ कंपटीशन दिया, बहुत प्यारी लड़की थी वो भी। फिर अभी जो सेकेंड ईयर वापस से ये कंपटीशन हुआ तो मैंने फिर हिस्सा लिया। वापस सेम ऐसा हुआ कि हैवी वेट कैटेगरी और उसका नाम भी महक था। अच्छा। और उनका रिएक्शन जो था उनका तो ऐसे ही था, बॉडी वेट के हिसाब से ऐसे कि हाँ मैं जीत जाऊंगी करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी उनको भी मैंने हराया और वो मान ही नहीं रहे कि वो हार गए। उन्होंने वापस बोला मेरे साथ कंपटीशन करो। अच्छा। तो वापस से मैंने उनके दिल की तसल्ली के लिए वापस हरा दिया। तो अभी 2 साल का रिकॉर्ड है और दुआ करिए कि आगे भी ये रिकॉर्ड बना रहे और आगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। मैं ये समझना है मुझे कि ये जो पंजा लड़ाना है, जी बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, जो भी तुम ये करती हो, जी इसमें ताकत की तो बहुत जरूरत पड़ती होगी। बेशक तो इसके लिए कुछ खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। बेशक सर, कोई भी एथलीट हो, कैसा भी एथलीट हो, उसको डाइट और ट्रेनिंग ये दोनों चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा। और ऐसा होता है ना कि ये सारी चीजों तो आप फॉलो कर रहे हो, खा भी रहे हो मस्त, ट्रेनिंग भी मस्त हो रही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ईमान की कुव्वत। सुभान अल्लाह, क्या बात। वो जो है एक जो होता है ना अल्लाह पे भरोसा रखना, खुदा पे भरोसा होता है। तो आप फिर जब प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो आपका गुरूर आपको कितनी बार हरा देता है, भाई मेरी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है, भाई मेरा तो खाना पीना बहुत अच्छा है, मैं तो इसको हरा ही
ही दूंगा। लेकिन जब आपको जो ओपोनेंट है वो अल्लाह पे भरोसा करके आ गया ना कि भाई अल्लाह मेरे साथ है, मैंने तो किया ही है प्रैक्टिस, तब वो खुदा पर भरोसा और आपकी एबिलिटी जो आपको जीत हासिल करवाती है ना, वो कोई गुरूर वाले को नहीं करवा सकती। क्या बात मेरा है, मानना क्या ये है। बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छी बात कही, बहुत गहरी बात कही तुमने जी सर। कि गुरूर हमेशा इंसान को नीचा दिखाता है, बेशक। और जिसे अपनी एबिलिटी के साथ साथ अल्लाह पे भरोसा हो वो हमेशा जीत जाता है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे महक कि इंसान को हमेशा अपने अंदर लचक रखनी चाहिए, क्योंकि जब तूफान आता है जी। तो तने हुए दरख्त ज़मीन पर गिर जाते हैं, लेकिन तूफान गुजर जाने के बाद भी घास फूस हमेशा लहलाती रहती है। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त। और मेरी वालदा जो है वो गुरूर के ऊपर एक शेर बहुत पसंद करती थी, जो मैं अक्सर उनको सुनाता था और बहुत खुश होती थी कि कातिल न बन गुनाह न कर नूर बन के देख, कातिल न बन गुनाह न कर नूर बन के देख, और जो हो सके तो प्यार का दस्तूर बन के देख। और तुझको अगर निगाह से गिरने का शौक है, जी। तुझको अगर निगाह से गिरने का शौक है, सीधी सी बात है जरा मगरूर बन के देख। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सर आपने क्या बात कही है, मतलब आपकी जो लाइंस होती है ना उससे कुछ हमेशा सीखने मिलता है, एक शुक्रिया। मोटिवेटिंग रहती है, तो मुझे काफी पसंद आती है। बहुत बहुत खूब कहा, माशाअल्लाह। नहीं, सच पूछो तो मुझे भी तुमसे बात करके बहुत खुशी हो रही है महक, क्योंकि जब ये पॉडकास्ट की बात हो रही थी तो मुझे लगा था कि आजकल के बच्चे क्या बात करेंगे, कुछ हंसी मजाक होगी, कुछ तुम्हारी अचीवमेंट्स की बात होगी, जी सर। लेकिन जिस तरह की तुम गहरी बातें कर रही हो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे ये यकीन हो चुका है कि हमारा ये पॉडकास्ट हमारे व्यूवर्स के लिए सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बन रहा है बल्कि लाइफ चेंजर भी बनेगा इंशाल्लाह। बेशक सर, लेकिन आप भी मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं ये प्लेटफॉर्म पे बैठ के इतना खुश हूँ और आप मुझे इतनी इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह से दे रहे सर, उसके लिए हक है, बहुत ये बहुत आपका शुक्रिया। हक है, जितनी मेहनत आपने की है। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। स्कूल के बाद कॉलेज, अभी आपने ग्रेजुएशन किया है तो कॉलेज की फ़ीस, फिर आपकी ट्रेनिंग की फ़ीस, इसके अलावा कहीं आपको कंपटीशन में जाना है तो आने जाने का किराया, ये सब दबाव जो तुम्हारे ऊपर थे, कभी ऐसी मायूसी आई कि महक ने ये सोचा हो कि बस अब मुझे ये शौक़ छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल सर, हुआ है मेरे साथ में ऐसा, और हर एक मिडिल क्लास फैमिली में आप देख सकते हैं ऐसा होता है। जो बच्चे हैं ना अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन ये मामले की वजह से पीछे रह जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मैं दिल्ली गई, मैं गुजरात गई, तो मुझे काफी बार ऐसा फील हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डाउन है। मुमरा की तो मैं पहली लड़की रही जिसने MFN में पार्टिसिपेट किया, मैं पहली लड़की हूँ ऐसी जो टाइगर श्रॉफ के इवेंट में गई थी। तो उसके लिए मेरे को ऐसा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बोलते हैं ना ये टाइम पे ना नमाज और दुआ बहुत काम आती है सर। वाह, क्या बात है। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने दुआएं की है अल्लाह से और अल्लाह ने मेरी सुन ली है। और पता नहीं अल्लाह ऐसे है ना रास्ते खोल देता है ना मेरे लिए कि वो गैप से मदद आ जाती है और मेरा काम बन जाता है सर। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। महक, ये जो तुम फाइट करती हो, हमने सुना है कि फाइटर को पहले मार खाना सिखाया जाता है। सही बात है। कि सहना सीखो, उसके बाद अपने दुश्मन पर टूट पड़ना सिखाया जाता है। तो जिस तरीके से आप अपने दुश्मन पर टूट पड़ती हैं बेरहमी के साथ में, मैं क्या मानूं, मेरे सामने एक बेरहम लड़की बैठी है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी हम जो फाइट करते हैं ना उसमें हमारा ओपोनेंट है वो भी अपना आर्ट बता रहे हैं, हम भी अपना आर्ट बता रहे हैं। ये एक हुनर है जो हम हुनर को वो केज में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी टेक्निक से हम वो जो है मैच जीतते हैं। तो हम उसे ऐसा तो नहीं समझते कि वो हमारा दुश्मन है। तो ये मामला तो बिल्कुल अलग ही है। और मेरे साथ तो ऐसा हो गया था ना सर, मेरे सामने एक जो ओपोनेंट आई थी मेरे नेशनल लेवल का जो फाइट था, उसमें मेरी ओपोनेंट गुजरात में जो थी वो जिम की ट्रेनर थी। और उनके जो कोच थे वो माशाल्लाह से उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इतने सारे हैं और वो तो अमेरिकाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट में आ चुके हैं। वो लड़की जब केज में आई तो वो मुझे ऐसे डराने की कोशिश कर रही थी, वो अपने फेस पे पंच मार रही है। तो मुझे एक बार को ऐसा लगा कि हाँ डर तो लगता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं हार तो नहीं मानूंगी, एंड तक का खेलूंगी। 9 मिनट की मैच है, बाकी देखा जाएगा। मैं भरोसा करके बस अल्लाह पे अंदर चली गई। लेकिन बात ऐसी पलटी है सर कि मेरे पहले ही वार में मतलब 20 सेकेंड के अंदर वो मैच खत्म हो गया। और वो होने के बाद
मैं खुद की खुशी में तो थी कि मैं जीत गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके हारने का मुझे दुख इतना हुआ कि पहले मैंने उससे गले लगाया, मेरा हाथ वगैरह उठाए, मैं जीत गई हूँ, मैंने उससे गले लगाया और केज के बाहर निकल के वो भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका दर्द फील हुआ कि नहीं ये हार गई, उसके लिए। क्या बात है, ओहो, मतलब तुम्हें अपनी जीत की खुशी से ज्यादा उसके हार जाने का दुख हो रहा था। जी मुझे खुशी है कि मतलब मैं एक बहुत नरम दिल लड़की के साथ हूँ, और हमने देखा है कि लोग ये समझते हैं कि जो आपकी तरह बहुत सख्त ट्रेनिंग लेते हैं, जी जिम करते हैं या फाइटिंग करते हैं, उनके दिल बहुत सख्त होते हैं, लेकिन हमने देखा है कई बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत सारे इंसानी हमदर्दी के कामों में भी दिलचस्पी लेते हैं, सोशल काम भी करते हैं। आप भी ऐसे किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से जुड़ी? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली मैंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जब मुझे पता चला आपका मददगार फाउंडेशन इतना अच्छा काम करने जा रहा है, माशाअल्लाह। आपका जो ये रोटी बैंक प्रोजेक्ट है वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि बेशक मैं इसका पार्ट बनना चाहूंगी और आपके साथ मिलके जरूरतमंदों की मदद करना चाहूंगी सर। जी जी महक, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं, ये हमारे लिए बल्कि फ़ख्र की बात है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि मददगार फाउंडेशन एक मुट्ठी अनाज और रोटी बैंक के ज़रिए इस मिशन में लगा हुआ है कि दुनिया में कोई गरीब कहीं भी भूखा ना सोए, और आप भी हमारे इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको मददगार फाउंडेशन की मेंबरशिप लेनी होगी, और आपको जानकर हैरत होगी कि मददगार फाउंडेशन की मेंबरशिप टोटली फ्री है। ना आपको एडमिशन फ़ीस देनी है, ना कोई मंथली फ़ीस देनी है, ना हम कभी किसी से कोई डोनेशन लेते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर गरीब के पेट तक रोटी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी इस नेक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप मददगार फाउंडेशन की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए, और इसकी मेंबरशिप लेना बेहद आसान है। आपको प्राइम टाइम मीडिया के मोबाइल नंबर पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर भेज देना है। उसके बाद हमारी टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आप हमारी टीम का हिस्सा हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरी गुजारिश को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आइए लौटते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ। मैं ये क्या समझूं कि आप इस वक्त सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड हैं? नहीं, सिर्फ काम नहीं है, ऐसा है कि मेरे घर में फिलहाल 13 बिल्लियां हैं। 13 बिल्लियां? जी, तो उसके लिए भी मुझे काफी ज्यादा टाइम निकालना पड़ता है और सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है कि सब टाइम टू टाइम बराबर। ये कौन सा शौक है बिल्लियां पालने का? नहीं सर, कोई शौक नहीं है, और मैं ऑफिशियली कभी बताती भी नहीं थी। ये तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। अभी अभी जो है आपके बोलने पे और कुछ ऐसे रीजन है जो मैं सबको बताती हूँ कि मैं ये चीज कर रही हूँ। जो सड़क पे बिल्लियां होती है नॉर्मली, जिनको जख्म है, घाव है, एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज केस भी एक बार मुझे मिला है बिल्ली का, तो मैं ऐसा करती हूँ, उनको घर पे ले आती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करवाती हूँ और उनको बस ठीक होने तक का उनका वेट करती हूँ, और खाना पीना जो है वो देखती हूँ उनका। लेकिन उनकी देखरेख पे खर्च भी बहुत होता होगा। बहुत, मतलब अभी तो ऐसा हो गया है कि मेरा पूरा पॉकेट मनी और जो कमाई मेरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, उसका पूरा हिस्सा इनके ऊपर ही खर्च हो जाता है। और अभी तो मेरे को और भी रेस्क्यू करने का मन करता है क्योंकि केसेस मिलते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो 13 को ही संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो दिल तो बहुत है कि मैं और ज्यादा मदद करने की कोशिश करूँ, बट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा है। तो ये 13 को भी किसी संस्था को डोनेट क्यों नहीं कर देती? सोचा था मैंने कि दे दूं, घर वालों ने भी बोला कि बहुत ज्यादा हो गई है, इसको दे देना चाहिए, लेकिन इनके ट्रीटमेंट के दौरान है ना सर, काफी टाइम चला जाता है, महीनों लग जाते हैं, रोज के क्लिनिक भागना करना, ये सब में मुझे उनसे इतना लगाव हो गया और माशाल्लाह इतने बेहतरीन तरीके से वो तंदुरुस्त हो गए ना कि मेरे को ऐसा डर लगता है कि इधर दे दिया, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मेरी नजर उनके ऊपर नहीं रहेगी ना, अभी आदत हो गई है। तो बस ऐसा मैंने इन 13 को तो मेरे को रखना ही है, और इनको जितनी इनकी लाइफ है इनकी देखभाल अच्छे से करूं। बहुत 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 अच्छा जज्बा है ये। अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा है तो मैं अपने व्यूवर्स से ये गुजारिश जरूर करना चाहूँगा कि वो इस मामले में महक मेमन को डोनेशन जरूर करें, इसकी मदद जरूर करें, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि ये ज्यादा बेहतर तरीके से उन बिल्लियों का ख्याल रख सके, उनका ध्यान रख सके, और ये खुद भी नेकी कमा सके और आप सब भी इस नेकी में शरीक हो सके। बिल्कुल सही बोला आपने, शुक्रिया सर। जी महक, सीरियस बातें तो बहुत हुई जी, अब कुछ ऐसे सवाल है मेरे मन में जो काफी देर से गुदगुदा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं। सर ऐसा क्या पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। वो ये कि अब तक तुमने जो चाहा वो किया। हाँ,
हवाई जहाज उड़ाया, कभी प्लेन उड़ाई? नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला है। आप मौका मिलेगा तो उड़ा लेंगे। मतलब मौका मिला तो फिर पायलट्स की भी छुट्टी है। कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इतने सारे ये तुम फाइटिंग और किक बॉक्सिंग और क्या क्या करती हो, क्रिकेट टीम में भी जाने के बारे में सोचा है क्या कभी? सोचा तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उससे दूर हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 3 साल से आईपीएल का जो है मैनेजमेंट, जो कि वानखेड़े में होता है, वो मैं कर रही हूँ, वीआईपी लाउंज का। तो वो तो एक है कि बाउंड्री के बस इस तरफ वो पिच पर जाने की देरी है। सोच लेती हूँ कि कभी क्रिकेटर भी बन जाऊं। अच्छा, ये बताओ कि मॉडलिंग, डांसिंग, एंकरिंग, एक्टिंग, चांद पे जाने के बारे में कभी सोचा, फॉर्म भरा है क्या? सर लिंक है तो फिर लिंक होएगा तो वो भी फॉर्म भर के सीधा एस्ट्रोनॉट। अगर हमारा ये पॉडकास्ट नासा वालों ने देख लिया तो वो खुद ही अब तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे। My name is Dahak Biman you और you can contact me on Instagram। नासा वालों इंस्टा पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। एक उम्मीदवार यहाँ बैठी है। हाँ, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, अब मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए आपका। ओके सर। महक मेमन जी नेशनल चैंपियन, जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस मुमरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडल, हाँ जी एंकर, जी एक्ट्रेस, जी इन्फ्लुएंसर, जी डांसर, जी बाइक राइडर, हाँ और भी कुछ बचा है? हाँ सर, अभी तो बहुत कुछ बचा है। बहुत कुछ? हाँ भाई देखिए, मैंने अपने दर्शकों से फिर कह दूं कि ये बहुत कुछ की वजह से मुझे लगता है कि मुझे ये पॉडकास्ट के 2 एपिसोड और बनाने पड़ेंगे। फिलहाल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा खास जो आप याद आ जाए और मुझे बताना चाहें कि सर ये रह क्या था। हाँ। ये भी सुन लीजिए। ये सर एक चीज है ऐसी जो कि मैं इतना अचीवमेंट्स में अपने बताती नहीं हूँ, लेकिन है ना, मैं जज भी रह चुकी हूँ। जज? जी। किसी को फांसी वासी पे तो चढ़ा के नहीं आई हुई? नहीं, मतलब अदालत वाला जज नहीं। अच्छा, सर वो जॉली एलएलबी वो वाला नहीं, मतलब ये नॉर्मल, ये जो मॉडलिंग होती है, मॉडलिंग पैजेंट्स होते हैं, दिल्ली का पैजेंट था और ऑनलाइन हो रहा था वो। मैंने फर्स्ट उनका बैच अटेंड किया और वो बैच अटेंड करने के बाद उनको मेरा काम इतना पसंद आया कि मैंने इतने बेहतरीन तरीके से सीखा उसको। नेक्स्ट बैच में उन्होंने मुझे जज बना दिया मॉडलिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे ज्यादा फख्र इस बात का होता है कि पूरे पैनल में जितने भी जजेस थे, उनकी एज और मेरी एज में मैं सबसे छोटी लड़की थी, और वो सब ये चीज को प्रेस कर रहे थे, इतनी छोटी लड़की जज बनी हुई है। और मैं सबको स्कोर दे रही थी, हाँ आपका ये ठीक नहीं, आपका वॉक के टाइम पे स्टैंडिंग एंड पोस्चर, और जो स्टार्टिंग में जैसे खड़े होते हैं, हाथ कहाँ पे होने चाहिए, नजरें कहाँ होनी चाहिए, स्माइल कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है जो कि मैं नहीं बताती हूँ, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, खुशी हुई ये जानकर भी कि ये टैलेंट भी तुम्हारा सामने आया। मुझे ये बताएं कि इतने सारे आपने अवार्ड्स हासिल किए हैं जी, कोई ऐसा अवार्ड जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत करीब अभी रिसेंटली एक हुआ था सर। मैं जो जेब में नोट लेके घूमती हूँ गांधी जी की, सबके पास लेके घूमते, बहुत प्यार करते हैं बहुत ज्यादा गांधी जी से, तो बहुत ही तो सर एक ऐसा मतलब मोमेंट हो गया। मैंने फॉर्म फिल किया, एक ऐसा अवार्ड का था, अवार्ड नाइट करके, जो कि अली भोजानी सर करके है, वो भी मेमन है, और उन्होंने ऐसा सर्कुलेट किया, मेरे पास फॉर्म आया, मैंने उसको फिल किया। उसके बाद सिलेक्शन होता है कि ये इतने काबिल है क्या कि हम इनको अवार्ड दे, वो अवार्ड से नवाजे, क्योंकि पूरे इंडिया से, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया से उन्होंने 30 लोगों को सिलेक्ट किया इन्फ्लुएंसर अवार्ड देने के लिए। और अली भोजानी सर का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। मैं जब वहां पहुंची हूँ सर, मुझे ग्रेट ग्रैंड सन, मतलब पर पोते जो गांधी जी के जी तुषार गांधी सर के हाथ से सर मेरे को अवार्ड मिला है। तो भी इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है, मेरे लिए सबसे अजीज अवार्ड है। और वो टाइम पे बहुत मुझे प्रेज वहां पे भी किया गया, और मेरी अम्मी को भी खड़ा करके स्टैंडिंग ओवेशन के साथ तालियां बजाई गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत दिल के करीब है मेरे। मैं तुम्हारी इस बात से मुझे भी एक बात याद आ गई कि 1996 में मुमरा समाचार का पहला इश्यू मार्केट में आया था जी, और ये मुमरा का पहला अखबार भी था। इस अखबार को अभी 25 हफ्ते पूरे हुए थे कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जो मौजूदा सदर हैं जी, इकबाल मेमन ऑफिसर, उन्हें ख्याल आया कि जब हमारा एक मेमन कौम का बच्चा पत्रकारिता में आया है तो क्यों ना कोई इसे अवार्ड देकर सम्मानित किया जाए। और उन्होंने
कौसा मुमरा मेमन जमात, जब उसके अध्यक्ष आदम भाई मच्छीवाला थे, उनसे हनीफ वाला साहब से बात करके एक बड़ा शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जी मुझे इस बात पर हैरत थी कि अखबार को अभी सिर्फ 25 हफ्ते हुए हैं और मुझे अवार्ड दिया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को इस बात पर हैरानी थी कि आखिर 25 हफ्ते पूरे करने पर अनवर नूरी को मेमन रतन जैसा अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। मुझे याद है कि उस प्रोग्राम में जिसमें मुझे ये अवार्ड दिया गया था, इकबाल ऑफिसर ने अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि अगर कुछ लोगों को ये हैरानी है कि ये 25 हफ्ते में ही इसको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, और कुछ लोगों को अगर इस बात पे हैरानी है कि मेमन रतन जैसा अवार्ड अनवर नूरी को अभी क्यों दिया जा रहा है, तो मैं लोगों को बता दूं कि मुझे इस बच्चे की सलाहियत पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि एक दिन ये वो काम करेगा जिससे पूरी मेमन कौम को इस पर नाज होगा। और दूसरी बात ये कि मुझे ये भी यकीन है कि भले अभी 25 हफ्ते पूरे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये अखबार 25 साल पूरे करेगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी ये दोनों बातें सही साबित हुई, क्योंकि उसके बाद से अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम लिए कि मुझे 2 मरतबा महाराष्ट्र का पत्र भूषण अवार्ड और 1 मरतबा नेशनल लेवल पर प्राइड ऑफ नेशन का अवार्ड मिला। इन अवार्ड्स के अलावा सैकड़ों अवार्ड्स आज तक मुझे मिल चुके हैं, और जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूं कि मुझसे उसने वो काम लिए, और मैं जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो मैं अब लौटते हम अपने पॉडकास्ट की तरफ। सर, उससे पहले मैं भी बोलना चाहूंगी, अभी रिसेंटली ये जो मैंने अवार्ड का आपको बताया, इसके सिलसिले में कांटेक्ट होते हैं ना, तो मेरी भी इकबाल मेमन सर से बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और उनको पता नहीं था मुमरा की एक ऐसी मेमन बच्ची है जिसने इतना कुछ हासिल किया। तो मैं भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया उस चीज के लिए, और बहुत मेरी तारीफ की, बुलाया था मुझे वर्ल्ड मेमन डे पे, तो बहुत अच्छा दिन गुजरा। नहीं, वो हमेशा से जो है नौजवानों को इनकरेज करने में, कौम को एकजुट करने में, आज 500 जमातों को वो ऑल इंडिया मेमन जमात के थ्रू जो है फेडरेशन के जरिए संभाल रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला जो है उनके जैसा जज्बा हम सब के अंदर भी दे। तो वो तो यकीनन बहुत खुश हुए होंगे आपसे मिलकर, और आज का ये पॉडकास्ट देखकर भी इंशाल्लाह वो बहुत खुश होंगे। बल्कि दुनिया में जहां भी मेमन देखेंगे वो इस बात पर खुश होंगे कि हमारी कौम की एक बच्ची ने इतना नाम रोशन किया है। मैं समझना ही है मुझे कि स्कूल के बाद कॉलेज, ग्रेजुएशन की तालीम, फिर साथ साथ में खेल, उसके अलावा तुम्हारा डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिर तुम्हारा एज आ एंकरिंग, कितने बहुत सारे स्टेज पे तुम मुझे नज़र आती हो। मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से भी जाती हो, स्पीचेस भी करती हो, और अब जो है तुमने वो यूट्यूब पर व्लॉग भी शुरू किया है। जी सर। इन सब के अलावा घर में अपनी मम्मी की भी खूब मदद करती हो, घर के कामों में भी उनकी हेल्प करती हो, अपनी बिल्लियों को भी संभालती हो। आखिर इतना सब कुछ ये कैसे मैनेज हो जाता है? ये सर, मैं आपको पहले भी बताया कि बचपन से ही अगर हम ये सारा काम करें ना, तो आदत हो जाती है, इंसान मैच्योर हो जाता है, समझ आ जाती है। इसी चीज से मुझे एक चीज याद आई कि मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो वो टाइम मेरे लाइफ का, बोलते हैं ना, एक बुरा वक्त आता है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था मेरे लाइफ का। तो उस वक्त जो है मेरी हाइट बहुत छोटी हुआ करती थी, मैं कुछ 10-12 साल की थी अप्रोक्स। तो मैं किचन में खाना भी बनाती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन, स्कूल भी मिस होती थी, सारी चीजें होती थी। तो मैं ना टेबल रख के वो चूल्हे तक पहुंच पाती थी, मेरे को दिखता भी नहीं था कि कुकर के अंदर क्या हो रहा है, कितनी बार ऐसे प्याज जलाई हूँ, बहुत सारी चीजें की हूँ, खाना तो मैं बचपन से बना रही हूँ। तो उस वक्त है ना, मैंने क्या किया, गरम गरम तवा हाथ से उठा लिया और उसको नीचे रखा, मेरे हाथ में पूरे छाले पड़ गए, मतलब पूरी उंगलियां ऐसी लाल और फूल गई थी पूरी उंगलियां। तो ये चीज हो गई कि तब से मम्मी की मदद करने की आदत हो गई बचपन से। और दूसरी जो बाकी सारी चीजें है, वो डिसिप्लिन एक जो है ना आता है, टाइम के साथ करते करते आ जाता है। और अगर आप लोगों को, जैसे हमारी ऑडियंस है, दूसरे लोगों को अगर ये चीज पे अमल करना है, डिसिप्लिन लाना है, तो 5 वक्त की नमाज जो है सर, वो बहुत बेहतरीन तरीका है कि उससे डिसिप्लिन आ जाता है। नमाज का अपने आप में डिसिप्लिन, जी ये 5 वक्त की नमाज अगर आप वक्त पे पढ़ते हैं तो एक हैबिट हो जाती है डिसिप्लिन की, फिर आपके काम उस हिसाब से मैनेज हो जाते हैं और आपको हैबिट हो जाती है। तो ये चीज मैं मानती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही महक तुमने कि इंसान अगर वक्त की पाबंदी के साथ नमाज की आदत डाल ले तो उसकी ज़िंदगी में खुद ब खुद डिसिप्लिन आ जाता है। अपने माँ बाप की फर्माबरदार एक बेटी, एक इन्फ्लुएंसर, एक खिलाड़ी,
मैदान में तो लोहा मनवा ही रही हो हर चीज का, फिर ये फिल्म लाइन में जो है अपना हुनर दिखाने का ख्याल कहाँ से आ गया? ये सर है ना, बचपन से ही शौक था, टीवी वगैरह देख के, यूट्यूब देख के कि ऐसा मुझे भी कुछ करना है, तो इंटरेस्ट था मुझे। तो अभी समझो मुझे मौका मिला है तो मैं कर पा रही हूँ ये चीज, ऐसा है। अच्छा, तो फिर अपने इसके बारे में, बॉलीवुड और जो टीवी पे जो कुछ काम किया हो, इस सफर के बारे में भी कुछ बताओ। तो सर ऐसा है कि बहुत मुश्किल है ये लाइन में आ पाना, और कॉन्टैक्ट्स बनाना अच्छे वाले, क्लीन कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, खराब तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो इसमें जो है बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके कुछ प्रोजेक्ट्स मिले। सबसे पहला मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था उसका मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था कि क्या है, कौन सी मूवी है, जो भी होगा। वैसे मैं चली गई, सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने मांगा, मेरा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, सिलेक्शन हुआ। सुबह 7 बजे मुझे सेट पे पहुंचना था। सेट देख के एकदम खुश हो गई थी, कॉलेज स्टूडेंट का रोल था, और वो जब मैंने कंप्लीट किया, बाद में वो 1-1.5 साल बाद रिलीज हुआ, तब मुझे पता चला कि वो आया है OTT प्लेटफॉर्म पे, जो कि है Amazon प्राइम। अच्छा। तो उस पे एक थोड़ी सी झलक आना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे दिन की शूटिंग होती है, सारा फिर पैकअप होता है। तो मेरा उसमें फर्स्ट एपिसोड में जो कॉलेज सीन है, टीचर वहां पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लास्ट उनका जो डे है उसका, और उसमें मेरा सीन है और मैं मैम के बाजू में, ये इतने बच्चे होने के बाद भी मेरा सीन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है वो आ गया। माशाअल्लाह। सेकेंड, अभी जो रिसेंट की बात है, ये तो पुरानी बात हो गई। रिसेंट में अभी मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस करके, जो है हमारे LIC तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी फेमस है बहुत ज्यादा। उसमें भी ऐसा हुआ, प्रोजेक्ट का कुछ अता पता था नहीं, रिलीज हुआ तो पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी इंस्टाग्राम की रील्स का पूरा शूट था वो, तो उसमें भी मेरे काफी अच्छे सीन्स आ गए, उसमें रिएक्शन था, तो वो रिएक्शन आ गया। टीवी पे अभी तो देखा जाए तो ये टीवी की बात, इंस्टाग्राम की होगी, OTT प्लेटफॉर्म की होगी। टीवी पे जो है लाफ्टर शेफ हो गया, उसमें मैं आ चुकी हूँ। काफी सारे उसमें मेरे सीन्स काफी सारे थे जो कि कट गए। ईशा मालविया, शेकी वाली, उसने भी मेरी बहुत तारीफ की। रुस्ना की जो वाइफ है कश्मीरा, उसने भी मेरी बहुत तारीफ की, उनको मेरे लुक्स वगैरह बहुत अच्छे लगे। मतलब इतने अच्छे अभिनेता ये लोग तारीफ कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी वो वाली। और उसमें भी आपको मेरा जो 3rd सीजन के 4th एपिसोड में आपको ग्रीन कलर की लड़की मैं दिख जाऊंगी, उसमें भी मेरा सीन है। फिर बिग बॉस हो गया, और बहुत सारे रियलिटी शो है, हसल हो गया, सारेगामापा हो गया, इसमें मैं एज अ मॉडल जा चुकी हूँ। और भी इंशाल्लाह मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से मेरे को आगे काम करने हैं। बड़ी स्क्रीन पे कहीं देख सकेंगे हम अपनी महक को? ये थोड़ा सीक्रेट है, लेकिन बता ही दीजिए। अभी रिलीज नहीं हुई है मूवी। आप तो मिथुन दा को जानते ही है, काफी मशहूर, मिथुन चक्रवर्ती जी, मिथुन चक्रवर्ती। तो उनके जो बेटे हैं मीमो चक्रवर्ती, उनकी मूवी आने वाली है, रिलीज अब तक नहीं हुई। शूट करके हमको काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो मैंने उसमें ऑडिशन बनाया था रिपोर्टर का, क्योंकि मैं एंकर हूँ। तो उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गया, और मैंने उसमें एज ए रिपोर्टर काम किया है। और उनके अल्फाज ये थे, जो डायरेक्टर वगैरह, उनके अल्फाज ये थे, आप अगर हमें पहले मिली होती तो आपका काम देखा जो हमने, हम तो आपको उनकी बहन का छोटी रोल दे देते, लेकिन वो तो नहीं मिल पाया। देर आए दुरुस्त है, आप एज अ रिपोर्टर मुझे देख पाएंगे, बस वो रिलीज हो जाए, अल्लाह करे जल्दी से। डांस की भी ट्रेनिंग ली है? कहाँ से ली है? डांस का जो है जैद दरबार और आवेज दरबार की अकेडमी है अतरंग, वहां पे सिलेक्शन हुआ था। वहां भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सर्टिफाइड डांसिंग इंस्ट्रक्टर हूँ मैं। एक फिल्म लाइन को यूं भी अच्छा नहीं माना जाता, और खास तौर से लड़कियों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं। सही बात है, क्योंकि कभी बोल्ड सीन करने के लिए कहा जा सकता है, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर महक को कभी ऐसे किसी चीज का सामना करना पड़ा तो महक क्या करेगी? करना पड़ा नहीं सर, हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा। मेन सबसे पहली बात तो क्लीन लाइन नहीं है, पता है बात, लेकिन सारी चीजें आपकी मर्जी के ऊपर होती है। अगर आप हाँ बोलेंगे तो वो चीज कंटिन्यू होती है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ना बोल सकते हैं। और ऐसे ही मैंने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को ठुकराया, जो कि T सीरीज में मुझे काम करने का मौका मिल रहा था रकुल प्रीत और अर्जुन कपूर के साथ। बस एक चीज ये हो गई कि मेरे जो कॉस्ट्यूम मुझे बताया वो बहुत शॉर्ट था, बहुत छोटा था, जो कि लड़कियां पहनती है, उनके कंफर्ट जोन की बात अलग है, लेकिन मुझे गवारा नहीं था कि मैं वो चीज पहनूं। तो मैं बस वहां पे मना कर दी, डायरेक्टर वगैरह जो भी थे सबको मना किया, मैं ये नहीं पहन सकती। सिलेक्शन हुआ, वो सब चीज ठीक है, मैंने हीरोइन से मिला, और फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी देख सकते हैं रकुल प्रीत के साथ। और फिर मैं वो सेट छोड़ के निकल गई कि मुझे नहीं करना है। अफसोस है छोड़ देने का? अफसोस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो अल्लाह की मर्जी थी, मुझे गवारा नहीं था, बस बात खत्म हो गई। अल्लाह ने और कुछ बेहतर लिखा होगा तो हो जाएगा इंशाल्लाह। महक ने अपने उसूलों से सौदा नहीं किया। क्या बात है, शाबाश शाबाश। अल्लाह तुम्हें अपने उसूलों पे हमेशा कायम रखे, आमीन।
और मैं तुम्हारे लिए और तुम जैसे जितने दर्शक हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको इस शेर के ज़रिए एक नसीहत करना चाहता हूँ कि तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना। वाह। तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना और ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना। किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी निगाह में गिरने का काम मत करना, किसी निगाह में गिरने का काम मत करना। बाप रे सर, आपके शेर। उम्मीद है कि आप इस पर हमेशा अमल करोगी। आमीन आमीन, बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी भी यही दुआ है कि मैं ये चीज को हमेशा पाबंदी से फॉलो करूँ और ये ना करूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाकई तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है मुझे, और आज तुम्हें अपने स्टूडियो में मेहमान बनाकर गोया मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड लड़की के साथ और इतनी गहरी बातें जो तुम करती हो, और ये इससे जो हमारे व्यूवर्स को और ख़ास तौर से लड़कियों को जो हिम्मत मिल रही है, यकीन जानो मुझे ये आज का पॉडकास्ट बार बार देखने को मन करेगा। बेशक सर, ज़रूर। मुझे भी बहुत ऐसा ही दिल है कि बार बार लोग देखें और कुछ ना कुछ इस चीज़ों से है ना सीखें। एक बार नहीं है सर, मैंने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट ठुकराए हैं, बस ये जो है नामचीन बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसका नाम लिया है। काफ़ी प्रोजेक्ट मैंने ठुकरा चुके हैं सर कि नहीं, मेरे को छोटे कपड़े करने मतलब तुम और भी पॉडकास्ट करना चाहोगी हमारे साथ? सर आप बोलो तो मैं कल वापस आ जाऊँ। यकीनन तुम्हारी बातें जो हैं वो कई कमज़ोर लोगों को, कई मायूस लोगों को रोशनी देने वाली है। इसलिए जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर बैठेंगे और लोगों तक की अच्छी बातें पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगा जी सर। कि कोई ऐसा अहम प्रोजेक्ट जिसे आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हो? सर है ना, बता दूं, आपके साथ में बैठ के पॉडकास्ट करना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बता पा रही हूँ तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ये ऑडियंस तक पहुंच पाए। किसी को पता नहीं, ऐसे तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है सर, शॉर्ट करके हमने यहाँ पे जो है मंच पे लोगों को बताने की कोशिश की है, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। फिर भी हाल फिलहाल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जो तुम लगता हो कि अभी तक जितना काम किया था जी, उसमें ये बहुत बड़ा तुमको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया? ये अभी जुलाई चल रहा है, लास्ट मंथ जो है जून में मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो एज अ एंकर मैंने काम किया, एज अ होस्ट। सर वहाँ पे जो मैं प्लेटफॉर्म पे गई हूँ वो है मिफ, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अच्छा। 1980 से लगभग कुछ चलता है, 80 या 90 से, इतने साल पुराना प्लेटफॉर्म है वो। वहाँ पे 46 कंट्रीज के जो है वो लोग आते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन को आके दिखाते हैं ऑडियंस को, और ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और ये NFDC में होता है, ठीक है। तो ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी जगह है। मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पे गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिलेक्शन हो गया। काफी लोग आए थे वहाँ पे, लेकिन उनको मेरा बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद में जब मैं प्रेजेंट करती हूँ वो मूवी, तो सर वहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर्स जर्मनी के, किन किन लोगों से मैं नहीं मिली हूँ, शायद से मैं वहाँ पहुँचूँ ना पहुँचूँ मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से मिल पाई। वहाँ पे एक्टर्स इतने सारे थे और उनकी मूवीज को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनके सामने एज अ होस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसमें से बहुत नामचीन आप जानते होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट और बॉलीवुड की इतनी सारी मूवी, ये सबको प्रेजेंट करना और उनके बारे में बात करना, उनसे मिलना, ये इंटरनेशनल लेवल पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाजी मारी है, तो आगे भी इंशाल्लाह और बहुत कुछ करना है सर। वाह 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 वाह। मैं तो अभी तक ये समझ रहा था कि मैं फ़ख्र मुमरा के साथ बैठा हूँ, फ़ख्र महाराष्ट्र के साथ बैठा हूँ, फ़ख्र मेमन कौम के साथ बैठा हूँ, लेकिन महक जो बात अभी तुमने बताई कि अब तुमने नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कामयाबियाँ हासिल करना शुरू कर दी हैं, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत की सब कामयाबियाँ नसीब फरमाए, और तुम सिर्फ मुमरा वालों का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, बल्कि हमारे इस प्यारे वतन हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करो। और वहीं दर्शकों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज महक ने जो पैगाम हम तक पहुँचाने की कोशिश की है वो यही है कि इंसान सिर्फ अपनी जिस्मानी क़ुव्वत से मुकाबले नहीं जीतता, बल्कि उसमें उसकी रूहानी क़ुव्वत और ईमानी क़ुव्वत का भी बड़ा रोल होता है। और ये रूहानी क़ुव्वत और ईमानी क़ुव्वत आती है अल्लाह से बंदे की निस्बत की वजह से, और ये निस्बत अल्लाह से बनती है नमाज से, नेकियों से और अच्छे अमाल से। वहीं
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया में किसी मज़हब के मानने वाले हों, लेकिन आपको ये यकीन रखना होगा कि बंदा सिर्फ मेहनत करके या अपनी ताकत और क़ुव्वत के बल पर फतेह हासिल नहीं करता, वो कामयाबियां हासिल करता है जब उसका अपने रब के साथ नाता बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने प्राइम टाइम मीडिया को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी आज की ये प्यारी गुफ्तगू आपको पसंद आई हो तो आप इसको दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द हम होंगे फिर आपके साथ महक मेमन जैसी किसी और शानदार पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए अनवर नूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।